इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, भारत की अदालतों में अनेकों मामले मकान मालिकों और किराएदारों के विवाद से भरे पड़े हैं, जहां पे किराएदार प्रॉपर्टी में घुस गए, किराएदार बन गए और बाद में वो निकलने का नाम नहीं ले रहे और मकान मालिक की जो बेचारे की लाखों करोड़ों की संपत्ति थी उसको वापस पाने के लिए वो कोर्ट के धक्के खा रहे हैं। चलो, अच्छे किराएदार भी होते हैं, सभी इंसान एक जैसे नहीं होते। सास भी कभी बहू थी और मकान मालिक भी कभी किराएदार था, सभी लोग एक जैसे नहीं होते। अब कुछ अवस्थाओं में मैंने देखा है कि जो प्रॉपर्टी सेलर हैं वो अपनी प्रॉपर्टी किराएदार को बेचना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि उनमें कोई झगड़ा है, एक स्मूथ ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपने किराए पे दे रखी है, अपना कोई फ्लैट, मकान, दुकान किराए पे दे रखा है और आपको पैसे की आवश्यकता है, आपने प्रॉपर्टी बेचनी चाहिए तो किराएदार ने कहा भाई साहब जब बेच ही रहे हो तो मुझे बेच दो, मेरे यूज में आ जाएगी और मेरी देखी भाली प्रॉपर्टी है, मुझे सब ठीक लग रहा है, तो आपको सौदा करना ही है बेचने का तो मेरे से कर लो। अब आपको भी एज ए प्रॉपर्टी सेलर आप खुश हो गए क्योंकि आपको बड़ा सुविधाजनक और कन्वीनियंट लगा कि हाँ भाई चलो, कौन प्रॉपर्टी डीलर को कमीशन देगा, कौन दूसरा बायर ढूंढेगा, पता नहीं वो बायर सही होगा या नहीं होगा, यहाँ पे तो किराए पे रहते हैं गुप्ता जी, सुबोध गुप्ता जी, पिछले 2 साल से इनका व्यवहार अच्छा है, किराया भी हमेशा टाइम पे देते रहे हैं, संबंध भी मधुर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो क्या ही दिक्कत होनी है, तो बातचीत नेगोशिएट कर लेते हैं। मार्केट का रेट तो हमें प्रॉपर्टी का लगभग पता ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नेगोशिएशन तो दूसरा बायर आएगा वो भी करेगा, तो इसे बेच देते हैं। अब ये सुविधाजनक भले ही हो आपके लिए एज ए सेलर, परंतु इस वीडियो में मैं आपको ये चेताना चाहता हूं, आगाह करना चाहता हूं कि जब आप किराएदार को ही बायर के रूप में ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसमें बहुत सारे पोटेंशियल रिस्क हैं, बहुत सारे खतरे हैं और उसमें कुछ कानूनी पहलू भी इन्वॉल्व हैं। और इस तरह की ट्रांजैक्शन करने के लिए जो कि आप एक सामान्य बायर के साथ करते हो जो आपका किराएदार नहीं है, और आप जब किराएदार को ही ऐसे बायर करते हो तो जो आप एग्रीमेंट टू सेल इस व्यक्ति के साथ बनाएंगे जो कि किराएदार भी है, उसमें बहुत सारी अन्य कठिन और सख्त और क्लियर शर्तें लिखनी पड़ेंगी। अगर आपने ये सावधानियां सारी नहीं रखी और इन खतरों को नजरअंदाज किया तो आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हो। कुछ रिस्क और खतरे जो संभावित हो सकते हैं वो बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहला खतरा तो ये है कि आपको हो सकता है अपनी प्रॉपर्टी का सही वैल्यू ना मिले, सही प्राइस ना मिले, क्योंकि जो टेनेंट है वो ज्यादा बार्गेन करता है, वो उसके संबंध आपसे पहले से ही अच्छे हैं, तो वो आपसे ज्यादा बार्गेनिंग करेगा और शायद आप उसको उतना अड़ के ठोक पीट के रेट पे नहीं अड़ पाओगे जितना आप किसी अजनबी बायर के साथ अड़ पाओगे। तो आप इसमें साथ में सावधानी आपको भी ये रखनी है, सावधानी भी साथ में बताता जाता हूं कि भाई आप पहले देख लें मार्केट में अच्छी तरह कि आपके प्रॉपर्टी का करंट प्राइस क्या है। कई बार टेनेंट ही किराएदार ही आप कई बार किराएदार से ही रेट पूछ लेते हो, भाई साहब मैं तो बाहर रहता हूं, यहाँ रहता हूं, आजकल क्या रेट चल रहा है। अब किराएदार जानबूझ के आपको कम रेट बताता है या गलत रेट बताता है क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ही होता है कि शायद ये प्रॉपर्टी मैं ले लूं। तो आपको इंडिपेंडेंट सोर्सेज से पता करना है कि आपके प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है और फिर आपको अड़ना है। अगर आप अड़ना चाहते हो कि भाई साहब मैं इससे कम पे नहीं बेचूंगा, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना तो नहीं लीजिए। संबंधों के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपको मोटा चूना लगा दे किराएदार। दूसरा संभावित खतरा दोस्तों ये होता है कि अगर किसी भी वजह से आपकी जो ये डील है वो फेल हो गई, मतलब आपने जो प्रॉपर्टी बेचने का उसके साथ एग्रीमेंट किया वो मैच्योर नहीं हो पाया, उसके पैसे अरेंज नहीं हो पाए, आपका विचार बदल गया या कुछ भी हो गया, सामान्य बायर के साथ भी बहुत सारे सौदे कैंसिल होते रहते हैं, तो अगर ये डील आपकी उससे कैंसिल हो गई तो आपके जो उससे अभी तक के मधुर संबंध थे उसमें खटास आ जाएगी, आपके संबंध उससे खराब हो जाएंगे, आपस में हार्ड फीलिंग्स जनरेट हो जाएंगी, तो आपके रिश्ते उससे खराब हो जाएंगे। रिश्ते खराब होने से क्या होगा, उसका फर्दर कॉन्सिक्वेंस या इम्पैक्ट, आप किसी और को अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहोगे और किसी को प्रॉपर्टी दिखाने के लिए लेके आओगे या किसी को भेजोगे भाई साहब जाके मेरी प्रॉपर्टी देख लो, या प्रॉपर्टी डीलर को भेजोगे, तो वो किराएदार क्योंकि ऑलरेडी आपकी प्रॉपर्टी के कब्जे में है तो वो या तो उनको आने नहीं देगा
और आने भी दिया तो जानबूझ के ऐसी कोई बात बोलेगा उसको, संभावित बायर को, प्रॉपर्टी के बारे में नेगेटिव, जिससे कि आपका सौदा बन नहीं पाएगा। तो वो कॉपरेशन करना आपसे बंद कर देगा क्योंकि उसके संबंध आपसे अच्छे नहीं रहे। दूसरा खतरा ये होगा क्योंकि उसके संबंध आपसे अच्छे नहीं रहे तो हो सकता है कि अभी तक जो किराया टाइम पे आ रहा हो, एज ए टेनेंट उसका बिहेवियर जो अच्छा रहा हो वो खराब होना शुरू हो जाए, वो टाइमली किराया देना बंद कर दे, या कल को रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर होने के बाद भी वो खाली करने में आनाकानी करे, एक्सटेंशन मांगे। इस तरह के इश्यूज भी आ सकते। तीसरा संभावित रिस्क दोस्तों ये होता है, जो प्रैक्टिकली देखने में भी आया है, कि अगर आपने एग्रीमेंट बना लिया टेनेंट के साथ प्रॉपर्टी बेचने का, तो अब उसे, क्योंकि वो पहले ही आपकी प्रॉपर्टी के कब्जे में है, उसको मालूम है कि आपकी प्रॉपर्टी में क्या क्या कमियां है, क्या काम होना है, कहाँ से सीपे जा रही है, कहाँ से दीवार टूटी हुई है, मतलब हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी में कुछ कमियां हो। तो एक अनजान बायर को जब आप बेचते हो तो आप उन कमियों को, छोटी मोटी कमियों को छुपा सकते हो, लीपा पोती कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, हल्का फुल्का काम चलाओ, घटिया माल से रिपेयर कर सकते हो, ताकि प्रॉपर्टी दिखने में ठीक लगे, बाद में देखी जाएगी कौन आ रहा है। लेकिन किराएदार को पता होता है कि यहाँ ये कमियां हैं, तो पहली बात तो वो उसे एज ए बार्गेनिंग टूल यूज करेगा। देखो सर, आपके फ्लैट में ये भी कमी है, ये भी कमी है, ये भी कमी है, ये टूटा पड़ा ऐसा है वैसा है, इसके प्राइस कम करो, या फिर वो अड़ेगा कि इनको ठीक कराओ। और कई बार जब आप एग्रीमेंट बना लेते हैं तो जो चीज हल्की फुल्की टूटी हुई थी वो उसे ज्यादा तोड़ देता है जानबूझ के डैमेज कर देता है, क्योंकि आपके रेंट एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि छोटी मोटी रिपेयर तो किराएदार कराएगा, लेकिन कोई बड़ा डैमेज होएगा तो वो मकान मालिक कराएगा। वो बोलेगा सर अभी तो मैं किराएदारी, देखो ये गिर गया, इसे ठीक कराओ। अब उसे पता है कल को मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, मुझे बाद में अपने पैसे से ठीक कराना पड़ेगा, अभी एज ए किराएदार मैं इसको इसके ऊपर थोप देता हूँ, मकान मालिक के ऊपर। तो जो खर्चा 20,000 रुपए का था वो उसे बढ़ा के 2 लाख कर देगा ताकि उसे अच्छी प्रॉपर्टी मिले। तो इस तरह के इश्यूज भी देखने में सामने आए हैं, और इससे बचने का तरीका ये है सावधानी, कि जब आप एग्रीमेंट बनाए किराएदार के साथ तो उसमें क्लॉज लिखें एज इज वेर इज बेसिस, जहां है जैसी है आज की तारीख में उसी अवस्था में बेच रहा हूं। और जो रेंट एग्रीमेंट में कोई क्लॉज लिखी होगी उसका मिटिगेशन, उसका तोड़ भी एग्रीमेंट टू सेल के अंदर संबंधित क्लॉज बना के लिखना पड़ेगा। फोर्थ रिस्क दोस्तों ये है कि कई बार किराएदार ये कहता है कि भाई क्योंकि मैंने आपको बयाना दे दिया, अर्नेस्ट मनी या एडवांस मनी दे दिया है, तो अब आप मेरे से रेंट लेना बंद कर दें, मंथली रेंट बंद कर दें, या मैंने आपको 1 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखा है वो इसमें एडजस्ट कर लें। तो इस तरह की रिक्वेस्ट भी किराएदारों से आती है जब वो एग्रीमेंट टू सेल बना लेते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो बहुत ही सीरियस लीगल कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा बिटवीन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स। एक एग्रीमेंट है उसका रेंट एग्रीमेंट या लीज डीड या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, जो भी आपने बना रखा है, चाहे वो रजिस्टर्ड है चाहे वो अनरजिस्टर्ड है। दूसरा अब आप बना रहे हो एग्रीमेंट टू सेल, चाहे रजिस्टर्ड है चाहे नोटराइज्ड है, जैसा मर्जी है। अब दोनों बातों एग्रीमेंट में अलग अलग तरह की बातें हैं, वहां वो किराएदार के रूप में या खरीदार के तौर पे हैं, लेकिन पैसा तो दोनों में इन्वॉल्व है। तो कई बार वो कहता है सर मेरे पे बड़ा जोर पड़ रहा है, आप ये यहाँ वाला एडजस्ट कर लो, मान लो कि कब्जा आपने आज ही मुझे दे दिया है, ये किराया मत लो, सिक्योरिटी डिपॉजिट उसमें एडजस्ट कर लो। तो इसमें सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उनकी विवेचना इस वीडियो में नहीं कर पाऊंगा, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। परंतु इससे बचने का उपाय यह है कि एग्रीमेंट टू सेल जो आप बनाए उसमें साफ साफ लिखें कि भाई साहब जो पुराना एग्रीमेंट है हमारा जो चल रहा है उसका और इस एग्रीमेंट का आपस में कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, दोनों डिस्टिंक्ट एग्रीमेंट है, डिस्टिंक्ट अलग अलग उनमें शर्तें हैं, और उस एग्रीमेंट के तहत हमारे जो राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं, दायित्व हैं हमारे, वो अलग हैं, अधिकार अलग हैं, और इस एग्रीमेंट के तहत जो हमारे राइट्स हैं, हमारी ऑब्लिगेशंस हैं, हमारी लायबिलिटीज हैं, वो अलग हैं। इस तरह के कुछ क्लॉजेस आपको एग्रीमेंट टू सेल में डालने पड़ेंगे जब आप किराएदार को प्रॉपर्टी बेचोगे। 5वां बड़ा खतरा दोस्तों ये है कि ऐसी स्थिति में किराएदार जब बायर बन जाता है एग्रीमेंट के तहत, जो डिफॉल्ट के चांस हैं, ब्रीच के चांस हैं, वो बहुत हाई होते हैं एज कंपेयर टू ए नॉर्मल बायर। अगर आप किसी नॉर्मल बायर को अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं, उसे पता है भाई साहब मेरा इसके साथ कोई याराना दोस्ती संबंध कुछ नहीं है, मैंने इसके पैसे फलानी तारीख तक नहीं दिए और रजिस्ट्री अपने नाम पे नहीं करवाई, तो ये मेरा
पैसा जब्त कर लेगा, फोरफिट कर लेगा एडवांस मनी का। लेकिन किराएदार को पता है कि भाई साहब आप में इतना दम नहीं है कि आप उसका एडवांस फोरफिट कर लो, क्योंकि वो एक तो रिलेशन अच्छे हैं, चल रहे हैं, दूसरा वो आपकी प्रॉपर्टी के ताबे में है, कब्जे में है, वहां पे बैठा है, आप निकाल नहीं सकते उसको आसानी से। तो इस चीज का लीवरेज लेते हुए आमतौर पे जो टाइम मांगता है वो कि मैं रजिस्ट्री इतनी तारीख तक करा लूंगा, वो पहली बात तो टाइम लाइन ही स्लो होती है। नॉर्मल बायर को यदि आप 2 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने का समय दे रहे हैं तो किराएदार बोलेगा मुझे 6 महीने का समय दो, मुझे 1 साल का समय दो, किराया तो मैं आपको दे ही रहा हूं। उसकी हर बात पे यही आर्ग्यूमेंट होगी, किराया तो मैं आपको दे ही रहा हूं। तो किराया आपको दे ही रहा हूं ये कह कह के वो आपके सेल एग्रीमेंट की जो टाइमलाइन है या तो शुरू में ही लंबी रखेगा या डिफॉल्ट करेगा, या डिफॉल्ट करने के बाद जब आप उसके ऊपर आग बबूला होगे तो बोलेगा भाई साहब किराया तो मैं दे ही रहा हूं, आप चाहो तो किराया पहले 25,000 था बढ़ा के 30,000 कर लो, तो आप भी खुश। तो आप इस चक्कर में कि किराया तो दे ही रहा है, पहले से बढ़ाने के लिए भी तैयार हो रहा है और आज भी हाथ जोड़ के ही विनम्रता से बातें कर रहा है, तो आप इस झांसे में आ जाते हो एज ए सेलर और उसको अननेसेसरी के लीवरेज देते हो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए। बाद में एविक्शन इश्यूज भी आते हैं, प्रॉपर्टी को खाली कराना ऐसे लोगों से मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल बनाने के बाद उसके डबल राइट हो गए आपकी प्रॉपर्टी में। एज ए टेनेंट, एज ए किराएदार तो उसके लीगल राइट्स थे ही थे, अब आपने उसके एज ए बायर भी लीगल राइट्स क्रिएट कर दिए, तो उसके पास डबल राइट्स हो गए। किराया तो वो दे ही रहा है, आप खाली करा नहीं सकते, साथ में एज ए बायर आपने उसके, एज ए सेलर आपने उससे टोकन मनी, एडवांस मनी ले लिया, एग्रीमेंट टू सेल साइन कर दिया, तो इसमें भी राइट क्रिएट हो गए। तो अगर मामला कोर्ट में जाता है या वो कोई डिफॉल्ट करता है तो पहली बात तो कोई भी आम सेलर कोर्ट में जाना नहीं चाहता, और इस अवस्था में गया भी तो सेलर के, बायर के जो राइट्स है वहां पे वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाते हैं। इस बात का तोड़ यही है कि एग्रीमेंट में एक तो आप क्लियरली ये लिखिए कि मैंने इसे जो प्रॉपर्टी का कब्जा दे रखा है वो एज ए टेनेंट के रूप में दे रखा है, किराएदार के रूप में दे रखा है रेंट एग्रीमेंट के तहत। उस कब्जे का इस एग्रीमेंट टू सेल के कब्जे से कोई लेना देना नहीं है। यहां तो मैं उसे एज ए बायर कब्जा तभी दूंगा जब रजिस्ट्री हो जाएगी और मेरे पूरे पैसे आ जाएंगे। तो ये ना माना जाए कि इसने कि मुझे कुछ एडवांस मनी दे दिया तो क्योंकि कब्जा पहले से ही इसके पास है तो मैंने इस एग्रीमेंट टू सेल के तहत अपना कोई पार्ट परफॉर्मेंस कर दिया। पार्ट परफॉर्मेंस का मतलब ये हुआ कि भाई इसने मुझे थोड़े पैसे दिए तो मैंने इसे कब्जा दे दिया, ये नहीं माना जाएगा। तो ये एक कानूनी सिद्धांत है सेक्शन 53A, सेक्शन 53A ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर, और डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस इसे बोला जाता है। ज्यादातर ये ओरल एग्रीमेंट में यूज होता है, परंतु किराएदार इसका फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। वो ये कहते हैं कि देखो सर, मैंने ना केवल इसे एडवांस पैसा दिया, टोकन मनी दिया, बल्कि पोजीशन भी इसने मुझे दिया। तो हमें एग्रीमेंट टू सेल में कहने की मैंने इसे पोजीशन नहीं दिया, इस एग्रीमेंट टू सेल के तहत नहीं दिया। समझ रहे ना बारीक बात जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं। तो उसकी जो लीगल ड्राफ्टिंग है क्लॉजेस की, वो केयरफुली करेंगे आप तो कानूनी रूप से इस चीज को तोड़ पाएंगे। इसी संबंध में दूसरी बात यह है कि आप क्लियरली एग्रीमेंट टू सेल में लिखें कि डिफॉल्ट अगर हो गया क्लोजिंग डेट पे, यानी पैसे नहीं आए, तो किसी भी कीमत पे ये एग्रीमेंट एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। अब लिख तो दोगे ऐसा, लेकिन मुझे पता है एज ए सेलर आप बोलोगे यार 1 महीना और मांग रहे तो दे देते हैं, किराया तो आ ही रहा है। लेकिन फिर आप डालिए प्राइस एस्केलेशन क्लॉज। आप लिखिए कि भाई फॉर एग्जांपल इतनी तारीख तक अगर रजिस्ट्री नहीं हुई और अगर ये किराएदार मुझे कहता है कि भाई साहब मुझे और समय दे दो, तो मेरी मर्जी में समय दूं या ना दूं, पहली बात। दूसरी बात ये मुझे राइटिंग में रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे पैसे अरेंज नहीं हुए, मुझे समय दे दो, ताकि कल को ये मेरे पे इल्जाम ना लगाए। तीसरी बात, प्रतिदिन प्रॉपर्टी का जो आज हमने रेट डिसाइड किया है वो ये सोच के डिसाइड किया है कि प्रॉपर्टी मान लो 3 महीने का समय दिया आपने और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो 3 महीने तक 1 करोड़ ही रहेंगे। लेकिन भाई साहब आप तो चौथे महीने का भी समय मांग रहे हो, क्या आप 5वें का भी मानने लग जाओ। तो तीसरे महीने अगर रजिस्ट्री नहीं करवाई तो प्रतिदिन प्रॉपर्टी का रेट 20,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से सेल कंसिडरेशन बढ़ता जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, चाहे आप 10,000 लिखो चाहे 50,000 लिखो। तो जब प्राइस एस्केलेशन क्लॉज डालोगे तो उसके दिमाग में प्रेशर रहेगा कि भाई अगर मैंने डिफॉल्ट कर दिया तो जो फर्दर एक्सटेंशन है वो फ्री में नहीं मिलेगा,
प्रॉपर्टी का रेट ऐसा नहीं है मैंने इसे कुछ पैसे देके 1 करोड़ पे फ्रीज कर दिया। और प्रैक्टिकली भी देखो, जो प्रॉपर्टी आज 1 करोड़ की है वो 6 महीने बाद 1 करोड़ की थोड़ी रहेगी, उसका रेट बढ़ जाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है, आपके पास 1 करोड़ रुपए टाइम पे आ जाते तो आप उसका कुछ इस्तेमाल करते, बैंक में एफडी करते, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदते, तो वो प्राइस फ्रीज नहीं हो सकता। तो इस तरह की क्लोजेज आप लिखेंगे तो किराएदार के दिमाग में बर्डन रहेगा एज ए बायर कि मुझे इसके पैसे टाइम पे देके रजिस्ट्री करवानी है। इसके अलावा भी दोस्तों कई तरह के और छोटे मोटे इश्यूज आते रहते हैं इस तरह की ट्रांजेक्शन में। जैसे कई बार किराएदार पैसे देने के बाद खुद ही आपके मकान, दुकान, प्रॉपर्टी में रिपेयर कराना शुरू कर देता है अपने पैसों से, उसका रिनोवेशन, डेकोरेशन करना शुरू कर देता है, उसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंज करना शुरू कर देता है कि भाई साहब ये कमरा तोड़ के यहाँ माता जी के कमरे के साथ मुझे मिलाना था तो बीच में दरवाजा निकाल रहा हूँ। आप सोचते हो यार मुझे तो देना ही है, 25% एडवांस में ले चुका हूँ, बनाने दो कमरा। तो इस तरह के कार्य भी वो करता है। तो कल को अगर आपकी डील उससे फेल हो गई तो वो बोलेगा मैंने तो इस एग्रीमेंट के तहत इसके कहने पे 10 लाख रुपए खर्च दिए, इसमें 20 लाख रुपए खर्च दिए मैंने इसमें, इसका जिम्मेदार ये मकान मालिक, ये सेलर है। तो इस तरह के इश्यूज आते हैं। कई बार डील फेल हो गई तो वो ताला मार के गायब हो जाएगा आपकी प्रॉपर्टी से, ऐसा भी देता है। कई बार किसी और व्यक्ति को सब लीज पे दे के थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट कर देगा। तो आप एग्रीमेंट टू सेल में ये भी लिख सकते हैं कि भाई साहब जब तक रजिस्ट्री नहीं हो जाएगी किसी भी तरह का चेंज, म्यूटेशन, बिजली का बिल, पानी का बिल, छेड़खानी, रिपेयर, इनोवेशन, कोई भी जो यथास्थिति है उसमें परिवर्तन किसी भी रूप में नहीं करेगा, अपना एक्स्ट्रा हक जताने के लिए प्रॉपर्टी के ऊपर। इस तरह की क्लॉज आप लिख सकते हो। दूसरा, आप उसमें क्रिमिनल ट्रेसपास की क्लॉज लिख सकते हो। क्रिमिनल ट्रेसपास एंड हाउस ट्रेसपास अंडर सेक्शन 329 ऑफ भारतीय न्याय संहिता कि मान लो आपका एग्रीमेंट मैच्योर नहीं हुआ, डील नहीं हुई, कैंसिल हो गया, कोई झगड़ा भी नहीं हुआ उसमें, लेकिन एज ए किराएदार फिर वो खाली नहीं कर रहा है तो पहली बात तो ये रेंट एग्रीमेंट में क्लोज लिखी होनी चाहिए कि इसे क्रिमिनल ट्रेसपास माना जाएगा कि जबरदस्ती मेरे घर में मेरी इच्छा के विरुद्ध घुसा हुआ है और जानबूझ के मेरे को ऐसी बातें कह रहा है जिससे मेरी इंसल्ट हो, मैं अनॉय हूं, और क्रिमिनल ट्रेसपास है ये। तो इसी तरह की सेक्शन आप, इसी तरह की क्लोज आप एग्रीमेंट टू सेल में भी लिख सकते हैं कि अगर ये डील कैंसिल हो गई और रेंट एग्रीमेंट के तहत ये नहीं निकला टाइम पे, इसने खाली नहीं की मेरी प्रॉपर्टी, तो इसको क्रिमिनल ट्रेसपास माना जाएगा भारतीय न्याय संहिता की धारा 329 के तहत। और फर्दर ये क्लोजेज भी लिख सकते हो, प्रॉपर्टी की फोटो वोटो भी आप साथ में चाहो तो अटैच कर सकते हो एग्रीमेंट के, कोई वीडियो बना के रख सकते हो कि भाई प्रॉपर्टी स्थिति में अगर इसके टेनेंट रहते हुए, क्योंकि कई बार वो जान के प्रॉपर्टी को और डैमेज कर देते हैं, इसने और कोई डैमेज करा तो इसका जिम्मेदार भी होगा। तो बहुत सारे पहलू हैं इस ट्रांजैक्शन के। तोड़ यही है कि आप एग्रीमेंट टू सेल जो किराएदार के साथ बनाएं उसमें संबंधित क्लोजेज लिखें, एयर टाइट क्लोजेज लिखें, ताकि उसको इस तरह की गलतियां करने का, इस तरह की गलतियां तो हम करेंगे, वो क्या गलती करेगा, वो तो सोची समझी प्लानिंग के तहत कार्य कर रहा है, इस तरह की साजिश करने का मौका ना मिले।